हेलो स्टूडेंट्स। मैं शेर मोहम्मद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे छात्रों, जो पिछला सेशन था अपना आईसी इंजन कंबशन के बारे में, पिछले अपना जो ई लेक्चर था उसमें हमने ऐसा इंजन की जो कंबशन थ्योरी थी, स्पार्क इग्निशन इंजन में कंबशन किस तरह से होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम जो ऐसा इंजन है उसमें नॉर्मल कंबशन स्टेजेज, कितनी स्टेज में दहन पूरा होता है या कंबशन पूरा होता है, उसकी स्टडी करेंगे। तो ये पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा ही इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन, इसमें दहन के रूप में पेट्रोल या गैस ली जाती है। तो जितने भी पेट्रोल इंजन और जो गैस इंजन होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। उन सभी के अंदर स्पार्क होता है और स्पार्किंग करना पड़ता है। अगर स्पार्क नहीं करेंगे तो उसमें दहन नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि जो इंजन में सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट होता है, पिस्टन का जो मूवमेंट टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, जहाँ पर पिस्टन ऊपर जाके रुक जाता है। अगर वर्टिकल इंजन की बात करें तो जहाँ पर पिस्टन ऊपर जाकर रुक जाता है उसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और फिर नीचे जाकर जहाँ पर रुक जाता है उसको बोलते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। तो टीडीसी से बीडीसी तक के मूवमेंट को एक स्ट्रोक कहते हैं, और स्ट्रोक के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। तो आज हम 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक की स्टडी नहीं करके हम कंबशन की स्टेजेस क्या होती है। नॉर्मल जो 4 स्ट्रोक की बात करें तो उसमें अगर पिस्टन के मूवमेंट के आधार पर 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर स्ट्रोक या एक्सपांशन स्ट्रोक, और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजन में या जो ऐसा इंजन में, गैस इंजन में, पेट्रोल और वायु का मिश्रण दहन कक्ष में सक्शन वाल्व के माध्यम से प्रवेश करता है। जो मिश्रण है तो वो कार्बोरेटर में तैयार किया जाता है। तो कार्बोरेटर का काम पेट्रोल को एटोमाइज, वेपोराइज और मिक्सअप करना, तो 3 काम होते हैं। और जो गैस इंजन होते हैं उसमें पहले से ही वो वेपर फॉर्म में रहती है गैस, तो उसमें जो उसको एटोमाइज और वेपराइज करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए आसानी से मिक्सअप हो जाता है। आजकल कारें वगैरह आ रही है पेट्रोल इंजन, जो दोपहिया वाहन जैसे स्कूटर, कारें, उनको छोड़कर इनके अंतर्गत कार्बोरेटर नहीं आ रहा है। तो आजकल ये भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कार्बोरेटर ऐसा इंजन की पहचान नहीं रहा। अगर किसी से पूछ ले कि कार्बोरेटर इंजन कौन से होते हैं तो ये हम बताएंगे कि ऐसा इंजन होते हैं। लेकिन आजकल जो इंजन उसमें कार्बोरेटर नहीं आ रहा तो वो भी ऐसा ही इंजन ही है, लेकिन उसमें कार्बोरेटर की जगह जो कार्बोरेटर का जो फंक्शन था कार्बोरेशन, वो हम MPFI सिस्टम से कर लेते हैं, जिससे अच्छी तरह से मिक्सअप जो है तो वो अलग अलग मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से करते हैं। उसमें फ्यूल का इंजेक्शन किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ये भी
अच्छी तरह से माइंड में रखो कि यहाँ पर जो इंजेक्शन किया जाता है उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत कम प्रेशर होता है, और प्रेशर अगर नॉर्मल एटमॉस्फेयर के बराबर भी है फिर भी सक्शन स्ट्रोक में नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम की वजह से पेट्रोल शक कर सकता है। जहाँ तक डीजल इंजन के इंजेक्टर की बात है उसमें बहुत हाई प्रेशर रहता है, तो वो अलग टाइप का इंजेक्शन है और ये अलग टाइप का, ये सक्शन स्ट्रोक के अंदर होता है और डीजल इंजन के अंदर एंड ऑफ द कंप्रेस स्ट्रोक होता है। तो उसमें कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर जो हवा भरी उसका भी प्रेशर रहता है, तो उससे ज़्यादा प्रेशर पर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो पेट्रोल इंजन की बात है तो उसमें सक्शन स्ट्रोक के अंदर पहले से उसमें सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो उसमें फ्यूल जो ही छोड़ेंगे तो आसानी से प्रवेश कर जाएगा। तो ये एक ध्यान रखना है कि इंजेक्शन हो रहा है लेकिन इसमें प्रेशर बहुत कम होता है। हम जानते हैं कि कोई भी फ्यूल उसके जलने का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, स्वतः प्रज्वलित तापमान। जब तक ये टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा तो वो फ्यूल नहीं जलेगा। तो इसी तरह पेट्रोल का भी एक स्वतः प्रज्वलित तापमान होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो डीजल इंजन से आधा होता है। आजकल जो पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो 5 से लेकर 11 तक लिया जाता है। कंप्रेस रेशियो में फ्यूल की क्वालिटी में सुधार करते करते 5 से लेकर 11 तक हम आ गए। जो शुरू के जितने इंजन बने हुए हैं उसमें कंप्रेशन रेशियो काफ़ी कम रहता था, 5-6 के आसपास जब इंजन का आविष्कार हुआ था उस टाइम। और जो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो है वो है 11 से लेकर 22 तक, मतलब डबल। कंप्रेशन रेशियो होता क्या है, इसको हम अगर फॉर्मूले के रूप में देखें तो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम के अंदर अंतर्गत स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस दोनों वॉल्यूम आते हैं, अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम जितना कम होगा, जो क्वांटिटी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जितना कम होगा तो कंप्रेशन रेशियो उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे अगर कोई पिस्टन अरेंजमेंट है, उसके अंदर जो बहुत कम वॉल्यूम के अंदर अगर कंप्रेस कर देते हैं तो डीजल इंजन के अंदर जो अवकाश आयतन होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम, वो बहुत कम होता है। तो इसको समझने का ये तरीका है कि जो पूरा जो वॉल्यूम है स्वेप्ट वॉल्यूम वो एक बहुत कम वॉल्यूम के अंदर कंप्रेस हो जाता है। तो जितने कम वॉल्यूम के अंदर टोटल वॉल्यूम को कंप्रेस कर देते हैं तो उतना ही कंप्रेशन रेशियो हाई होगा। पेट्रोल इंजन के अंदर जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कम होता है। तो कंबशन स्टेजेस की अब बात करें तो स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क होता है और वो टीडीसी से पहले होता है। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, तो उससे लगभग 25 से 30 डिग्री पहले वो इंजन के डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा कि कितनी डिग्री पकड़ना है। तो यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाया गया है, टीडीसी से लेफ्ट साइड में बिफोर टीडीसी और राइट साइड में आफ्टर टीडीसी।
यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो टीडीसी की लाइन है, ये बिफोर टीडीसी, इधर आफ्टर टीडीसी। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर जो जो पिस्टन टीडीसी की तरफ जाता है, मतलब यहाँ से अगर अपन 90 डिग्री पहले से बात करें, तो जो जो पिस्टन टीडीसी की तरफ जाएगा, तो इसका जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते अगर उसके अंदर स्पार्क नहीं होता है, तो ये प्रेशर टीडीसी पर मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद स्पार्क हुआ नहीं, इसलिए इसमें फ्यूल जला नहीं, तो फ्यूल नहीं जलेगा तो न टेम्परेचर बढ़ेगा न प्रेशर बढ़ेगा, तो वापस से वो प्रेशर धीरे धीरे एक्सपांसिव स्ट्रोक के अंदर कम होता है। तो ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं मोटरिंग कर्व या नॉन फायरिंग। इसके अंदर फायरिंग नहीं हुई, स्पार्किंग नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि स्पार्क होता है अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री पहले। तो 27 डिग्री पहले की अगर स्पार्क की अपन बात करें, तो यहाँ पे स्पार्क होगा। ये जो बीच का पॉइंट है ए, ये है स्पार्किंग पॉइंट, यहाँ पर स्पार्क होता है अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री पहले। तो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये कई सारे इसके फैक्टर होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ये कितने पर रहना चाहिए। डिजाइन पर भी डिपेंड करेगा, फ्यूल पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर प्रेशर। तो अपन मान के चलते हैं 27 पर, लेकिन जो ही स्पार्किंग होता है उसी टाइम फ्यूल जलना स्टार्ट नहीं करता है। हम भी जानते हैं कि जब भी हम चूल्हे के अंदर कोई लकड़ी डालते हैं तो तुरंत आग नहीं पकड़ती, वो धीरे धीरे पहले गर्म होगी और उसके बाद उसमें आग लगती है, उसके बाद में वो जलना स्टार्ट करती है। तो ये जो पीरियड है, ऐसे समझ लीजिए कि लकड़ी को आग के अंदर डालने के बाद वो कब जलना स्टार्ट करती है, तो ये एक तरह से उसमें लैग है, इग्निशन लैग, मतलब जलने स्टार्ट करने के पीरियड में जो डिले हो रहा है उसको इग्निशन डिले भी बोलते हैं, इग्निशन लैग भी बोलते हैं। इसी तरह जो ऐसा इंजन है या पेट्रोल इंजन है, उसके अंदर भी स्पार्क होने के बाद कुछ टाइम तक फ्यूल जलना स्टार्ट नहीं करता है, तो वो एक तरह से उनकी केमिकल रिएक्शन स्टेज मान सकते हैं या फिजिकल स्टेज। तो ये जो इग्निशन लैग होता है या इग्निशन डिले, तो ये दो प्रकार का होता है, फिजिकल डिले और केमिकल डिले। लेकिन जो यहाँ हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, इसमें फिजिकल डिले नहीं होगा, क्योंकि कार्बोरेटर या एमपीएफएस सिस्टम से पहले से ही जो हमें मिक्सअप तैयार हो रहा है, तो वो फिजिकल स्टेज पार कर चुका है। यहाँ जो स्टेज है, यहाँ पर सिर्फ केमिकल डिले होगा, फिजिकल डिले नहीं होगा। तो केमिकल डिले एक तरह से रिएक्शन होती है जो हीट के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंबस्टेबल कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बाद जलना स्टार्ट करता है। जो ही जलना स्टार्ट करता है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो दहन एक तरह से रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। इसके अंतर्गत कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और हीट निकलती है। तो हीट लाइट के रूप में भी हो सकती है और उष्मा के रूप में भी हो सकती है। तो जो ही हीट निकलेगी, तो दहन कक्ष के अंदर का जो जली हुई गैस और बिना जली हुई गैस या जो है उनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो यहाँ पर दोनों वाल्व बंद है, तो एज ए ये सिस्टम क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। तो उसमें फिर अगर हीट बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ जो बी पॉइंट है, यहाँ पर कंबसन स्टार्ट हुआ, ए पर स्पार्किंग और बी पर पॉइंट बी पे कंबसन स्टार्ट हुआ। तो ये जो गैप है ये फर्स्ट स्टेज है। कंबसन जो नॉर्मल कंबसन स्टेजेज है ऐसा ही इंजन की, उसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो यही है, और इसको बोलते हैं इग्निशन लैग। अब ये लैग पूरा होगा, अगर फ्यूल यहाँ पर अगर स्पार्किंग नहीं होती, जलना स्टार्ट नहीं करता, तो ये मोटरिंग कर्व के रूप में या नॉन फायरिंग के रूप में वापस से प्रेशर डाउन हो जाता। लेकिन यहाँ पर फ्यूल जलना स्टार्ट कर दिया,
तो ये जो बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट को एक तो इस तरह से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कंबशन स्टार्ट होगा, लेकिन दहन कक्ष के अंदर कौन देखेगा कि कंबशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम जो मेजरेबल जो प्रॉपर्टी है वो प्रेशर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर जो कर्व है पी और थीटा, पी दहन कक्ष के अंदर का प्रेशर है और जो थीटा है वो क्रैंक एंगल है, क्रैंक एंगल, उसके बीच में जो ग्राफ है। तो यहाँ पर ये कर्व दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक भाग जो मोटरिंग कर्व है और यहाँ पर मोटरिंग कर्व को अलग करता है, तो यही पॉइंट बी पॉइंट है। और इस पॉइंट तक ए से लेके बी तक के पॉइंट को इग्निशन लैग भी कहते हैं। अब फ्यूल जलना जब स्टार्ट होता है, और जलना किससे स्टार्ट हुआ कि जो हमने स्पार्किंग दिया तो उसके अंदर से हीट निकली, हीट की वजह से स्पार्क की जो लाइन के रूप में जो स्पार्क निकला एक पतली थ्रेड्स के रूप में, तो उसके आसपास पेट्रोल के पार्टिकल और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करके जलना स्टार्ट किया और उसकी हीट से फिर बाकी का फ्यूल जलना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पर अगर स्पार्क नहीं होता तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्रेशर इतना बड़ा, इस प्रेशर पे दहन कक्ष के अंदर जो मिश्रण है उसका टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से कम था, इस वजह से ये स्वतः प्रज्वलन नहीं होगा। लेकिन यहाँ आपने स्पार्किंग किया तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ गया और जो ही ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा फ्यूल जलना स्टार्ट कर देगा। और फ्यूल जलना स्टार्ट किया बी पे, जो ही फ्यूल जलना स्टार्ट करेगा फ्लेम आगे बढ़ेगी और जलते हुए पूरी लास्ट एंड गैस रीजन तक पहुंच जाएगी, या जो पिस्टन सिलेंडर का जो बाउंड्री है वहाँ तक फ्लेम पहुंच जाएगी। तो उस दौरान हीट निकलेगी। हाँ, जो ये इग्निशन लैग है फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर जो टर्बुलेंस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो उससे फिर जो डिले पीरियड है वो कम हो जाएगा। तो बाद में जो जो फ्यूल जलने वाला है उनका इग्निशन लैग बहुत कम हो जाता है। फिर एकदम अंदर आग ही आग रहती है, आग के अंदर धीरे धीरे फ्लेम आगे बढ़ती है और वो एंड तक बढ़ती है। तो स्पार्क से शुरू हुई फ्लेम पूरे पिस्टन या जो दहन कक्ष को कवर करते हुए एंड होती है। तो जब पूरा फ्यूल अप्रोक्सीमेट काफ़ी हद तक फ्यूल जल चुका होता है तो उसकी हीट की वजह से और टेम्परेचर की वजह से उसका जो प्रेशर है वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है। ये अपना पॉइंट है सी। तो सी पॉइंट अपना है मैक्सिमम प्रेशर इन द कंबशन चेम्बर। तो बी और सी का जो पॉइंट है या इसके बीच में जो ड्यूरेशन है इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ द कंबशन बी सी, और इसका नाम है प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम, ज्वाला का आगे बढ़ना। मतलब इसमें फ्लेम आगे बढ़ती है, स्पार्क से शुरू होकर आगे तक बढ़ती है। तो ये हो गई सेकंड स्टेज। हाँ, एक चीज़ और नोट करने की है इसमें कि जो मैक्सिमम प्रेशर है वो टीडीसी, ये अपना टीडीसी है, उसके बाद में प्राप्त हो रहा है। तो जब भी मैक्सिमम प्रेशर टीडीसी के बाद में प्राप्त होता है तो वो अपने फायदेमंद है, क्योंकि इस टाइम पिस्टन का जो मूवमेंट है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ यहाँ तक पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जो यहाँ से आएंगे तो पिस्टन की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे हो जाएगी। तो जो ही नीचे जब पिस्टन नीचे की तरफ जाना चाह रहा है और उसी टाइम अगर हाई प्रेशर का धक्का लगे तो वो एक तरह से पॉजिटिव वर्क प्राप्त होगा। तो ये जो पॉइंट है मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट अपने को टीडीसी के बाद कितना डिग्री बाद में है ये रिसर्च का विषय है। तो मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट अगर 10 डिग्री बाद प्राप्त करना है तो ये डिपेंड करेगा कि हमने स्पार्किंग कहाँ पे की। अगर हमने ज़्यादा पहले स्पार्किंग कर देंगे तो ये पॉइंट हो सकता है खिसक कर टीडीसी के आसपास आ जाए, तो यहाँ पर इतना बेनिफिट नहीं है क्योंकि यहाँ पर पिस्टन, और अगर और ज़्यादा पहले कर दिया स्पार्किंग, और ज़्यादा पहले यहाँ कहीं पर कर दिया और जो मैक्सिमम प्रेशर है वो टीडीसी से पहुँचने से पहले ही अगर प्राप्त हुआ, इस कंडीशन में क्या होगा कि पिस्टन पर
अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगेगा और जो फ्यूल की एनर्जी थी वो वेस्टेज जाएगी, वो पिस्टन के मोमेंट को ख़त्म करने में आएगी। जबकि टीडीसी के बाद एक पिस्टन का मोमेंटम बना हुआ है, वो नीचे डायरेक्शन जा रहा है सही डायरेक्शन में, उसी टाइम अगर प्रेशर का जो जले हुए फ्यूल जो फ्लू गैसेज है उसका प्रेशर भी उस पर लग रहा है, तो दोनों ऐड होके और उस जो पिस्टन का जो फोर्स है वो कनेक्टिंग रोड पे जाएगा। कनेक्टिंग रोड के साथ क्रैंकशाफ्ट जुड़ी हुई होती है, तो वहाँ पर टॉर्क डेवलप होगा। ये जो प्रेशर से फोर्स कैसे डेवलप होगा कि पिस्टन का जो एरिया है और अंदर का जो प्रेशर है P इंटू ए, F बराबर होता है P इंटू ए। ये जो फोर्स है वो पिस्टन पे लगेगा, पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट, और क्रैंकशाफ्ट की एक रेडियस होती है, तो वहाँ पर ये टॉर्क डेवलप होगा T बराबर F, जो फोर्स आ रहा है वो मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द क्रैंक। तो ये जो टॉर्क है ये क्रैंकशाफ्ट को मिलेगा, और क्रैंकशाफ्ट पर जो पावर कितनी है वो डिपेंड करेगा कि इंजन का आरपीएम कितना है। तो जो P है उसकी वैल्यू होगी 2π/N/T। ये पावर क्रैंकशाफ्ट को मिलेगा। क्रैंकशाफ्ट के बाद जो क्लच है, अगर क्लच को एंगेज करते हैं तो पावर को ऑक्टेव कर दिया, और डिसएंगेज कर दिया तो पावर गियर बॉक्स में जाएगा। गियर बॉक्स से होते हुए यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, वहाँ से होता हुआ डिफरेंशियल, और दोनों एक्सल जो टायरों के एक्सल से जो टायर की बाहरी बाउंड्री और रोड के बीच में फ्रिक्शन वहाँ लगेगा और गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से जो पिस्टन में जो प्रेशर डेवलप हुआ था उससे किस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है, जो पावर टायर तक कैसे पहुंचता है। अब जो मैक्सिमम प्रेशर हमने माना कि जो सी पर मैक्सिमम प्रेशर प्राप्त हुआ, उसके बाद में भी कुछ पार्टिकल जलने से बच गए, तो वो बाकी का जो एक्सपांशन स्ट्रोक है अपना उसमें जलते रहेंगे। जैसे बाकी का जो पोर्शन है यहाँ से आगे का, मतलब सी के बाद का जो भी है, तो इसमें जो पार्टिकल आफ्टर सी जलेंगे वो एक तरह से आफ्टर बर्निंग, मतलब पश्च दहन, जो मेजर दहन था वो हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी कुछ पार्टिकल वो उसके एक्सपांशन स्ट्रोक के अंदर भी जलते रहेंगे। हालांकि उनका जो प्रेशर में ज़्यादा योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक्सपांशन स्ट्रोक के अंदर जल रहे हैं, तो उस टाइम प्रेशर वैसे धीरे धीरे होता है, कम होता हुआ है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपांड होगा तो एक्सपांड होते ही वॉल्यूम ज़्यादा और प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरह से जो ऐसा इंजन या गैस इंजन या पेट्रोल इंजन की जो नॉर्मल कंबशन स्टेजेस है उसका हमने अध्ययन किया। दूसरा एक चीज़ और नोट करने की है कि ये जो अंदर जो दहन किस तरह से हो रहा है, ये इतने कम टाइम के अंदर होता है कि माइक्रो सेकंड के अंदर, मिली सेकंड या माइक्रो तक पहुंच जाता है। यह हम बात कर रहे हैं कि जो ये डिले पीरियड है ये 27 से लेकर 9 तक, मतलब लगभग 18 डिग्री, ये जो 18 डिग्री का पीरियड है तो उसमें जो डिले पीरियड कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो डिले पीरियड है 18 डिग्री, अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत कम समय आएगा। इसका कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं कि इंजन कितने आरपीएम पे रन कर रहा है। नॉर्मली जैसे आइडलिंग स्पीड की बात करें, जो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उनकी आइडलिंग स्पीड 1200 या 1300 के आसपास होती है, और जो ही अपन आगे बढ़ना शुरू करते हैं या रेस बढ़ाते हैं, एक्सीलेटर करते हैं, तो उसमें फिर आरपीएम बढ़ता है उनका। और अलग अलग इंजनों में जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इनका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो किसी में 4000, किसी में 4500 आरपीएम पे होता है। और हम अगर एक्सलेट करते हैं और ज़्यादा पावर चाहते हैं तो उसका आरपीएम हम 5000 6000 तक भी कर देते हैं। तो अगर 1800 आरपीएम की बात करें तो 1800 आरपीएम मीन्स
रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर 1 मिनट के अंदर कितने रिवॉल्यूशन हो रहे? 1800। तो इसको इस तरह समझे कि 1 मिनट में 1800 रिवॉल्यूशन हो रहे, या 1800 रिवॉल्यूशन में टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है? 1 मिनट। और अगर सेकंड की बात करें तो 60 सेकंड। 1800 आरपीएम में टाइम 1 मिनट लगता है या 60 सेकंड लगता है। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? तो ये हम एक के लिए निकाल लेते हैं। एक में लगेगा 60 अपॉन 1800 सेकेंड, 60 अपॉन 1800। और एक चक्कर के अंदर पूरा जो क्रैंक एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री के लिए उसको हम 360 से और डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है, और फिर अगर अपन बात करें कि जो 18 डिग्री के लिए कितना टाइम लगा, तो अब ऊपर हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से अपने पास क्या जो वैल्यू आएगी, 0 से 0 काट देते हैं, 2 3। तो इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/सेकंड। तो यहाँ ये हम देख सकते हैं कि कितना कम टाइम है। जो डिले पीरियड है, इग्निशन लैग है, वो 1 सेकंड का 600वां हिस्सा, मतलब इतना कम सेकंड का। हम जनरली अपने आंखों से सेकंड का 10वां हिस्सा देख सकते हैं, उसके बाद हम आसानी से नहीं देख पाते। तो यहाँ पर 1 सेकंड का 600वां हिस्सा, मतलब इतना कम टाइम। तो इतने कम टाइम के अंदर जो ये प्रक्रिया होती है, तो इसको समझना इतना आसान नहीं होता है। तो अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर इतने कम टाइम में क्या होता है। तो दहन प्रक्रिया का रिसर्च अभी भी चल रहा है कि आखिर इसके अंदर इतने कम टाइम के अंदर कौन कौन से कंबस्टिबल प्रोडक्ट बनते हैं, जलते हैं, क्या होता है। तो इसकी हम आगे और स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अच्छी तरह से अपन स्टडी करेंगे जो डिले पीरियड क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम क्या है। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे इसमें स्टडी करेंगे। इसी को अच्छी तरह से आप समझिए। वीडियो एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। टीचर का काम स्टूडेंट में इंटरेस्ट जगाना होता है। अगर जिसमें इंटरेस्ट जग गया, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, वो सीखेगा। ज़बरदस्ती कोई नहीं सिखा सकता। आज आप में एक जिज्ञासा डेवलप हुई है कि आज आपको पता चला है कि पेट्रोल इंजन में दहन अलग तरह से होता है, डीजल में अलग तरह से होता है, बाहर से देखने से एक जैसे होते हैं। और कितने कम टाइम के अंदर, जो आपको मैंने निकाल के दिखाया कि जो डिले पीरियड है, जो 18 डिग्री के आसपास 1800 आरपीएम की बात कर रहे हैं। अगर वही 6000 आरपीएम की बात करते हैं, कि नॉर्मली हाई जो आरपीएम करते हैं, तो 6000 7000 तक भी आरपीएम पहुंचा देते हैं मोटरसाइकिल के अंतर्गत। जो मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, तो उसमें वो कितना कम टाइम होगा। चलिए, और भी वीडियो इससे रिलेटेड है, देखते रहिए और अच्छी तरह से समझते रहिए। चलो मिलते हैं अगले ही लेक्चर में। धन्यवाद।
थैंक यू।